नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात की राजनीति के ऐसे मझे हुए खिलाड़ी से, राजनीतिज्ञ से, जिन्हें गुजरात की नब्ज़ का बहुत बारीक अंदाज़ा है। शंकर सिंह वाघेला जी, आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय जो गुजरात में चुनावी समर चल रहा है, उसमें जिस तरह से खुलासा शंकर जी ने किया है, जिस मजबूती के साथ, जिस बेबाकी के साथ, उसने अमित शाह जी जब बोल रहे हैं कि 2002 में जो नरसंहार हुआ उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए भाजपा 20 साल बाद खड़ी हुई है, ठीक उस समय शंकर सिंह जी ने सच सच सामने रखा है, जिस पे अभी हम उनसे बात करेंगे। और इसमें भी बहुत ख़ास बात कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में तमाम लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले शंकर जी, इस समय उम्र आपकी 82 साल है, नॉट आउट हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस उम्र में भी इन चुनावों में सबसे सक्रिय राजनेताओं में गुजरात में आप हैं। और मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को आपकी जो फिटनेस है और जिस तरह से आप भ्रमण कर रहे हैं, अभी आप यहाँ से निकलेंगे, गांधीनगर में प्रचार है, फिर उसके बाद आप बड़ौदा जा रहे हैं, उसके बाद आप आनंद आने वाले हैं, तो यानी कि 24 घंटे सड़क पर गुजार रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। न्यूज़ क्लिक को समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, 89 सीट पर लोगों ने मतदान कर दिया, कल मतदान था, उससे आपका फीडबैक क्या है? क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में क्या इस बार कुछ नया घटित हो रहा है? देखिए, जो इलेक्शन 2022 वाला गुजरात असेंबली का है वो नीरस, विदाउट इंटरेस्ट। लोगों को 27 साल वाली बीजेपी बिल्कुल मिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कह सकते हैं, करप्ट, महंगाई, बेकार, दुनिया भर के, तो विमुख हो गए वोटर। जो प्रेम से वोट करना चाहिए बीजेपी को, वो न करते हुए एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से एंटी बीजेपी, प्रो कांग्रेस वो वोटिंग लोगों ने किया है। कोई माने न माने, लेकिन मैं अंडर करंट जो मैं देख रहा हूँ अभी, और 1 तारीख का भी मैं देखा था, क्योंकि मैं 3 महीने से एंटी बीजेपी एक्टिव हूँ। चुनाव आने वाला है, तय है, वोटर्स का दिमाग, मन बनाना चाहिए। बनाने के लिए साइकोलॉजी बातें जो सही है वो लोगों के दिमाग में रखना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। इस हिसाब से कल वाला इलेक्शन 1 तारीख वाला जो गया, उसमें बीजेपी से विमुख है, और चमत्कार होगा 8 तारीख को तो नई बात नहीं होगी। मैं बीजेपी का बहुमत 5 तारीख को वोटिंग होगा वहाँ भी नहीं देख रहा हूँ, 1 का हो गया वहाँ भी नहीं देख रहा हूँ। बॉर्डर केस है पूरा। अब आते हैं जो सबसे बड़ा खुलासा, या यूं कहिए कि जो आपने एक बड़ी बात रखी इन चुनावों के मद्देनज़र, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है और बहुत से लोगों के लिए सवाल है कि आखिर 2022 में जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, 2002 में जो कत्लेआम हुआ गुजरात में, इतने बड़े पैमाने पे मुसलमानों को टारगेट किया गया, उसे क्यों लाना चाह रहे हैं, उस पर क्यों वोटिंग कर रहे हैं? आप ये बताएं कि आप तो उस समय से और उससे पहले से यहाँ देख रहे हैं, क्यों ये हिंसा इतनी इम्पोर्टेंट है और इस हिंसा का सच क्या है? देखिए, जो बीजेपी में मैं था, मैंने छोड़ी या बीजेपी ने हमको निकाले, वो बीजेपी आज नहीं है। आज जितने सिख, करप्ट, कॉन्स्पिरेसी, क्रूअल्टी, जो भी कहे जाए आप, वो सब वाली भ्रष्ट पार्टी विथ डिफरेंट पार्टी विथ डिफरेंसीज, और जितने भी नेगेटिव बातें रखी जा सकती है, वो पार्टी, बदमाश शब्द मेरे को बहुत दुख होता है कहने में, जो मेरी पार्टी कल थी, वो ऐसे लोगों के कंट्रोल में आज बीजेपी है। वो बीजेपी ने जो जो कॉन्स्पिरेसी किया हमको बीजेपी में से निकालने का, हम तो निकल गए। हम निकले, हम सीएम बने। नेचुरली केशु भाई पटेल सीएम थे। फर्ज कीजिए कि हमने केशु भाई को निकाला, चलो निकाला। बाद में केशु भाई को किसने निकाला? ये जो पूरा षड्यंत्र रहा केशु भाई को निकालने का, जानबूझकर एंटी केशु भाई कैंपेन करके बीजेपी के एमपी के माध्यम से गुजरात में से टेलीग्राम, फैक्स, केशु भाई निकम्म है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, अर्थक्वेक केशु भाई ने कंट्रोल नहीं किया, क्या केशु भाई अर्थक्वेक लाए थे क्या? ये सब चीज़ें दिल्ली सो कॉल्ड हाईकमान के दिमाग में डालने का षड्यंत्र के हिसाब से केशु भाई को निकाले। और आरएसएस वाले जो भी थे उस समय के मालिक संघ के, उन्होंने भी ये बात मान ली।
सबसे ज़्यादा केशुभाई आरएसएस की पूरी लाइफ बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे। लाइफ जब आखिरी तक ऐसे केशुभाई को निकालने का षड्यंत्र चलिए हो गया। केशुभाई चले गए, बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बने जो आज के प्रधानमंत्री हैं। आप एक बात मेरे को बताइए, बीजेपी के कौन से प्लस पॉइंट थे जो इलेक्शन आने वाला था 2002 का, उसमें लोग बीजेपी को वोट करें? कोई वजह नहीं था। एक प्रेस आप कॉन्फ्रेंस कहना चाहते हैं कि 2002 से पहले जब चुनाव होना था उससे पहले मोदी जी के पक्ष में कोई बात नहीं थी? नॉट मोदी जी, बीजेपी के पक्ष में कोई बात नहीं थी, कोई सवाल ही पैदा नहीं हो, तो कोई बात थी ही नहीं। जो पार्टी आपस में टूट फूट कर जाएगी तो वो तो नेगेटिव जाएगा। लोग नफरत करेंगे कि आपको मेजोरिटी दिया, आप एडमिनिस्ट्रेशन जानते नहीं है वहीवट करना, आप मुख्यमंत्री बदलते रहते, अभी भी बदले। ये उस समय सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने कहा कि आप 90 दिन में या 100 दिन में देखिए चमत्कार होता है। पत्रकारों ने पूछा कि आपकी मेजोरिटी कैसे आएगी, तब ऑन रिकॉर्ड जवाब था कि आप थोड़े दिन में देखिए गुजरात में क्या होता है। ये हुआ, वो गोधरा का जो डब्बा जलाया गया वो हुआ। देखिए उस समय कार सेवकों का अयोध्या जाने का समय था, आने का समय नहीं था। अच्छा, जाने या आने का समय है, वो आने या जाने वाले परिवार के लोग होते हैं, इनको मालूम होता है कि भी कार सेवक आ रहे हैं, इस कंपार्टमेंट में आ रहा है। गोधरा के या कोई भी मुसलमानों को कैसे पता कि इस कंपार्टमेंट में कार सेवक बैठे हैं? कोई तो मेरे को बताया है। इसलिए गोधरा का कंपार्टमेंट जो जलाया गया वो अंदर से जलाया गया है, बाहर से नहीं जलाया गया। वो जो कंपार्टमेंट था और गोधरा का स्टेशन जिसने देखा हो, मैं तो पूरा गोधरा में तो एमपी रहा, गोधरा का इलाका मैंने देखा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 20-25 फुट चढ़कर फिर बाहर आप पेट्रोल डालो और बाहर से जले अंदर, ये सब पूरा षड्यंत्र रहा। ये गुजरात जो है ना बेसिकली राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जितने धर्म के लोग हैं सबका हेडक्वार्टर गुजरात में है। इस हिसाब से इन्होंने सोचा कि अगर पोलराइज करेंगे, हिंदू को हिंदू बना देंगे, माइनॉरिटी मुसलमान है, इनको मार काट कर जो भी करना है वो करके अगर हमारी मेजोरिटी आती है, सत्ता आती है, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करो। ये जो हुआ उसमें एक बात मेरे को समझाइए, वो जो बॉडी थी जली गई बॉडी गोधरा में, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इनको अहमदाबाद में इनकी शव यात्रा की शोभा यात्रा निकालने का प्लानिंग था। थैंक्स टू अधिकारी उस समय जो थे, इन्होंने ना कहा साहब हम अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। कौन सी विकृत मानसिकता है, क्रिमिनल मेंटालिटी, कि शवों को दिखाकर लोगों का दिमाग टाइट करना। इतना ही नहीं, असेंबली में भाषण होता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। अरे आप रक्षक है, आप मालिक है गुजरात का, आप अगर रिएक्शन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन रिएक्शन नहीं करना है, आपको तो लोगों को प्रोटेक्शन देना है, आप रक्षक है। तो ये रक्षक भक्षक बने। गर्भवती महिला मुस्लिम बहनों का पेट चीरा गया, बच्चे जलाए गए, बूढ़े कुएं में डाले गए, राक्षस बन गए। एक मिनट आपको यहाँ रुकूंगी कि जब आप ये कह रहे हैं कि गोधरा में जलाया गया, अंदर से जलाया गया, हाँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं यहाँ दर्शकों को, जिनकी नौजवान उम्र है, जिन्होंने नहीं देखा है उस दौर को, 20 साल हो चुके हैं, उसमें 2-3 थ्योरीज उस समय भी आई थी कि अंदर से ही आया है और पेट्रोल नहीं था, कोई और केमिकल था। और कई जो उस समय की डीएम थी, उन्होंने भी अनऑफिशियली कुछ लोगों से बात की थी और उनमें कहा था कि वो बॉडीज़ एक तरफ पाइल्ड हैं, यानी बीच में शव रखे हुए थे, क्योंकि वही पहले महिला थी जो अंदर गई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर क्यों नहीं कोई ठोस बात या सबूत जुट पाया? और आपको क्या लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी, क्या जब हम कॉन्स्पिरेसी बात करते हैं, षड्यंत्र बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पहले से वेल प्लान्ड था? वेल प्लान ही था। जिन्होंने वेल प्लान किया था वो वेल प्लान ही था, वोट बटोरने के लिए ही था, मुसलमानों को मारने का प्लानिंग था। इतना ही नहीं, यहाँ भी आइडेंटिफाई किया था अहमदाबाद महानगर में, इस फ्लैट में मुसलमान रहता है, इस इलाका मुसलमान है, कोई क्या करेगा कोई क्या करेगा वहाँ, मतलब इतना माइक्रो प्लानिंग था। और वो प्लानिंग अपनी सरकार बनाने के लिए, जिन्होंने बाद में सरकार बनाई, कहा जाता है कि इन्होंने प्लानिंग करके पूरा, देखिए गोधरा में जलाए गए वो हिंदू थे, गोधरा मुसलमानों का बाहुमल्य उस इलाका जो है वो स्टेशन वाला इलाका, और पहले भी गोधरा में मोरारजी देसाई थी तब भी गोधरा जलाया गया था। एक गोधरा की मुसलमानों ने गोधरा का डब्बा जलाया, बस बात पूरी हो गई। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात जो भी जला, आप हिंदुओं को जलाओ,
फिर हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। और ये हुआ गुजरात में, सब विशेष अहमदाबाद के पेरीफेरी में, पंचमहाल जिले में सब ये हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रक्षक है, आप बचा सकते हैं लोगों को। आप एंटी ह्यूमन, आप राक्षस बन गए। ये आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना, ये साजिश थी? क्या आपको उसी समय ये अंदाज़ा हो गया था? नहीं, मैं उस समय शायद बजट सेशन था, दिल्ली में था। जब सुना हमने 11 बजे, सुबह 11 बजे, मैंने अहमद भाई पटेल को फ़ोन किया कि अहमद भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, आप माइनॉरिटी को सूचना दीजिए कि हो सकता है रात में पूरा प्लानिंग हो और ये एंटी मुस्लिम कैंपेन बने। जब पार्लियामेंट का संसद चल रहा था, तब पार्लियामेंट पूरी होने की थी, उस समय मैंने अटल जी से रिक्वेस्ट किया, मेहरबानी करके आर्मी भेजिए, वहाँ कत्लेआम हो जाएगा। ये वाजपेयी को फिजिकली मिलकर मैंने बताया, वही लोकसभा के अंदर। आप दिल्ली में मिले उनसे? दिल्ली में पार्लियामेंट संसद चालू था, सत्र चालू था, चालू लोकसभा के हॉल में। मैंने लोकसभा की उसमें अटल जी को मिलकर मैंने कहा कि आर्मी भेजिए, कत्लेआम हो जाएगा, आप संभालिए प्लीज़। और वही दिन को मैं और राजदीप देसाई जहाज में साथ में थे, वहाँ नरोडा में वो जो अहमद जाफरी को जलाया गया, हम नरोडा देखा हमने, गाड़ी नहीं जा सकती थी। इतने जो जय श्री राम, मारो काटो जो हो रहा था, मैं और राजदीप शायद उस समय साथ में ही था। ये माहौल था, मतलब माहौल बनाया गया ऐसा। जी। आपने उस समय इस बात का खुलासा नहीं किया 20 साल पहले, 20 साल बाद आप आज बोल रहे हैं? नहीं, मैंने वो किया था। मैंने ये चीज़ आज नहीं कही, शुरू से कही। देखिए, जो कोई माने न माने, उस समय मैंने कहा कि एक उंगली उधर तो 5 उंगली आपके सामने है, मैं आपके सामने उंगली करता हूँ, आप डेफॉर्मेशन करिए मेरे ऊपर। मैं ये बताया था क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, जानने वाले आदमी को पीड़ा होगी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पावर के लिए वो होता है तो फिर आई एम सॉरी, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हम बहुत कोशिश हमने की उस समय। मतलब उस समय आपने कोशिश की थी? कोशिश मतलब ये पब्लिकली मैंने कहा था, कोशिश तो पूरी रात जाकर मुसलमानों को बचाने की कोशिश की थी। पूरी रात हम जागे, मैं सब जगह हमने आदमी भेजे, गांव में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जहाँ भी हमारे लोग थे बीच में खड़े रहे, वरना ज़्यादा कैजुअलिटी होती, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ लोग खड़े रहे। और क्षत्रिय लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर मुस्लिमों को बचाया, ये मैं ज़रूर कहूँगा। मैं इसलिए ये बार बार आपसे जोर पे दे के बात कर रही हूँ क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। आपने एहसान जाफरी जी का बात की, जाकिया जाफरी को आज तक न्याय नहीं मिला है, तीस्ता पर सवाल हैं, और संजीव भट्ट जेल में हैं, और ये पूरी की पूरी दूसरे ढंग से मामला हो रहा है कि जैसे 2002 हुआ ही नहीं है। मैं इसलिए आपसे ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आज की तारीख में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है कि इतिहास ठीक करना है, इतिहास से कई गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2002 के जो गुनहगार हैं उनको पूरी तरह से उनके ऊपर भगवा रंग चढ़ जाएगा? क्योंकि आज की तारीख में तो बिल्किस के साथ बलात्कार करने वाले, बिल्किस के यहाँ कत्लेआम करने वाले लोग भी 15 अगस्त को रिहा किए गए। क्यों किया गया? देखिए, आप इनकी मेंटालिटी इतने साल के बाद तो हिंदुस्तान को जानना चाहिए। आज 2002 गुजरात के कैंपेन में कहाँ आता है? 2002 असेंबली कैंपेन में मियाँ मुशर्रफ कहाँ आते हैं? पाकिस्तान कहाँ आता है? अभी यहाँ टेररिज्म कहाँ आता है? जानबूझकर लोगों के दिमाग में इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। डेवलपमेंट तो बकवास है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, रूटीन डेवलपमेंट है। और लोगों के दिमाग में आप हिंदू है, आप मुसलमान, आपका ऐसे भाषण होंगे मुख्यमंत्री के कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो रात को आपके बच्चे शाम को वापस आते हैं, वरना मुसलमान लोग आपके बच्चों को मारकर ले जाएंगे। कौन बच्चा कौन ले गया इतने साल में? क्या ये जो मालिक होंगे राज्य के, इनकी ये भाषा होगी? तो लोग भड़केंगे, बेचारे डरेंगे। हाँ, मेरा बच्चा 8 बजे रात को वापस नहीं आया, क्या हुआ होगा? व्हाट इज दिस? ये धंधा करके बीजेपी 2002 में जो किया ना, उस पर खड़ी है आज भी। उसमें बालाकोट भी आ गया, इसमें पुलवामा भी आ गया, और हमारा अक्षरधाम भी उसमें आ गया, उसमें दुनिया भर का आ गया। क्योंकि ये मैं इंक्वायरी की बात करता हूँ। इंक्वायरी आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा, तो बिटवीन द लाइन्स देखना है कुछ। अहमद जाफरी मारा गया, कैसे मारा गया? किसने मारा? क्यों मारा? बिकॉज ही वॉज अ मुसलमान। और मुसलमान कौन थे? कहाँ थे उस समय के हिंदू? पाकिस्तान के अभी अयूब पंडित है वो, बट भट्ट रहे, शाह रहे। पूरा कन्वर्जन हुआ कश्मीर का, तो हुआ तो कहाँ थे हिंदू? हिंदुस्तान के मुसलमान 90% कल हिंदू थे। उस समय हिंदू कहाँ मर गए थे? इनको क्यों नहीं बचाएगा आप? और आज की सरकार 22, 25, 27 साल से यहाँ है, आप कन्वर्ट करके हिंदू फिर से बनाइए ना,
करिए सेवा इनको, अगर मुसलमान से इतनी दुश्मनावट है तो। ट्राइबल कन्वर्जन क्रिश्चियन हो रहा है, जाइए सेवा करिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए अच्छी, क्रिश्चियन मशीनरी नहीं आएगी, आप जाइए ना, ये नहीं करना है। इनको तो जिंदा भी रखना है, क्योंकि इससे ही हमारा वोट बैंक, हमारे मशीन टाइट होते हैं। दुश्मन सामने होना चाहिए, रखना चाहिए, टाइट कंपार्टमेंट रखने की ये साजिश है। और ये पूरे देश में कहाँ है बीजेपी? यूपी में कैसे हुआ? सबसे ज़्यादा आबादी शायद माइनॉरिटी की यूपी में, और यूपी में क्योंकि रूलर रहे यूपी में मुसलमान, तो कोई क्या करे? लखनऊ के नवाब थे ना थे, अयोध्या के नवाब, अवध के नवाब, क्या करे तो कौन क्या करेगा? और ये जो मंदिर है तो हम तो खुद नाम ही मेरा शंकर है, मैं तो पूरी रिलीजियस ट्रस्ट चलाता हूँ। अयोध्या का मंदिर भगवान राम को बना कौन ना बोलता है, लेकिन भगवान राम का अयोध्या का मंदिर का खातमुहूर्त होता है, वहाँ रामलला की एक 5 मिनट तो दिखाइए आप, रामलला इतना तो दिखाइए। रामलला नहीं, वहाँ पूरा पॉलिटिकल ड्रामा। ये क्या हो रहा है केदारनाथ में? केदारनाथ जी का एक थोड़ा तो शिवलिंग का दृश्य दिखाइए 2 मिनट के लिए। वो भगवान थे, कौन भगवान की टीवी में कौन से भगवान देखे आपने? क्या हुआ काशी में? काशी विश्वनाथ भगवान को तो 5 मिनट दिखाइए शिवलिंग की, हम दर्शन करेंगे। कहाँ गंगा नदी में क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ये जो ड्रामा तो नारा है कि हम राम को लाए हैं, लाए कौन ना बोलता है? देखिए, किसने कहा कि अयोध्या से आप यात्रा निकालिए, सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकालिए? ये जो है ना, राम मंदिर बना 370 बाकी जो हुआ वो रूटीन है, इनके लिए वोट बैंक है। कहीं आपने रामलला का इतना देखा खातमुहूर्त में? काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया? फॉरगेट केदारनाथ में, बताइए ना, गर्भगृह में जाकर थोड़ा फोटो तो, इनका फोटो आता है तो भगवान का शिवलिंग का फोटो क्यों ना? ये मार्केटिंग है। कच्चे दिमाग के लोग उस समय वाह, ये फिर मरते हैं महंगाई में, बेकारी में, और ऐसे करप्शन में। तो मरो, कोई क्या करे, लेट देम एंजॉय। ऐसे कच्ची इंप्रेशन से अगर आपको वोट करना है, फिर कंप्लेंट भी करना है, अरे जैसे कुएं में होगा वही हवाड़े में आएगा, ऐसे कहावत है। एक चीज़ की जो सॉफ्टवेयर चेंज की बात है, क्योंकि गुजरात एक दूसरे ढंग की प्रयोगशाला है, आपकी सारी उम्र यहाँ गुजरात पॉलिटिक्स में अलग अलग मुकाम पर रही है, तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जो सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है मतदाताओं का, जिस तरह से हिंदू मुसलमान नफरत की बात है, कुछ इन चुनाव में आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर वापस थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है? क्योंकि हम जब अहमदाबाद में बैठे हैं, आपके गांधीनगर में बैठे हैं, आम मतदाता से बात करिए तो वो यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं 370 की, तीसरी बात करते हैं कि वो विश्व गुरु बन गए, बाइडन हाथ मिला रहे हैं, और मोरोबी पे बात करिए तो कहेंगे कि हमको मोरोबी का पता नहीं है, हमें ये पता नहीं बेरोजगारी कहाँ है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बदल गया है कि ये जो है ना, कोई पिक्चर देखने जाता है सिनेमा हॉल में, पता है कि कपड़े के पर्दे पर मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, पिक्चर नॉट रियलिटी, पिक्चर। फर्ज कीजिए कि पिक्चर पूरा होने से पहले जो दृश्य आता हो सिनेमा में, कोई बच्ची की शादी के बाद विदाई हो, या कोई करुण दृश्य हो रोने का, उस सिनेमा हॉल खाली करते समय लोगों की आंख में, ज़्यादा बहनों की आंख में हमने आंसू देखे। अरे सिनेमा का पर्दा है, आपको पता है ये कृत्रिम है, रियल नहीं है, फिर भी लोग रोते रोते बाहर निकलते हैं। वही इंप्रेशन पूरे देश में, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, और राइट आइडियोलॉजी में बेसिकली नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, 370 को इश्यू बनाना, अयोध्या को इश्यू बनाना, त्रासवाद को इश्यू बनाना, पाकिस्तान को इश्यू है मेरे पेट का, मेरे पेट को क्या रोटी मिलेगी, इश्यू है कोरोना में, क्या कोरोना ने बीजेपी कांग्रेस देखा, क्या कोरोना में बीजेपी के लोग थे, इनके माता पिता बच पाए, क्या बीजेपी को ऑक्सीजन मिला? तो ये देखना चाहिए। यहाँ फिर हिंदू तो रहो ना, हिंदू कौन ना बोलता है? हमसे बड़ा कौन हिंदू है? हिंदू की इनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनके हिंदू तो इनको वोट के लिए है। तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, पेट की रोटी की बात भूल जाना, महंगाई की बात भूल जाना, बेकारी की बात भूल जाइए, करप्शन की बात भूल जाइए, हमको वोट दीजिए, हम राष्ट्रवादी है। अरे आप आए तो लोग अगर लोग ये देखेंगे राष्ट्रवादी या वो, तो फिर मरो, हम क्या करें? ये इलेक्शन जो है ना हमारे लिए है, मतलब वोटर के लिए है, वोटर की पेट की रोटी के लिए। कोरोना में कितने लोग मर गए? एक आदमी अपना मरा हुआ बच्चा लेकर चलता है, उसकी माँ को पता नहीं है कि मेरा 2.5 साल का बच्चा मर गया। कितनी पीड़ा लॉकडाउन में लोगों ने क्या हुआ, व्हाट इज दिस? मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है, कोई भी मरे हमको वोट मिले,
ये मेंटालिटी वाली बीजेपी, मेरे से ज़्यादा हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में आज की बीजेपी को कोई नहीं जानता। अभी भी 2002 को आप याद क्यों इस घाव पर आप लगाते हैं, नमक लगाते हैं? मरहम लगाइए ना, नहीं लगाना है मरहम। ये चीज़ लाकर फिर लोगों को दिमाग टाइट करके आप हिंदू है याद करिए, आपके रक्षक हम है, वरना माइनॉरिटी आपको मार डालेगी। कौन सी माइनॉरिटी किसको मार डाली और कौन माइनॉरिटी है? ये कल के हिंदू रहे, क्यों क्या कर रहे हैं आप लोग जी? क्या शंकर जी आपको लगता है कि बिल्किस के गुनहगारों को छोड़ के वोट में फ़ायदा होगा? देखिए, वोट का फायदा आप भूल जाइए। मैं राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, मैं पब्लिक के लिए हूँ क्या या मेरे लिए हूँ? मार्केटिंग कितना मार्केटिंग, खुद के लिए मार्केटिंग क्या? पब्लिक लाइफ में मेकअप होता है नेता का क्या? नेता पूरे दिन 24 घंटे मैं कैसा लगता हूँ, वही चक्कर में 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 हज़ार करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ रुपये अनप्रोडक्टिव मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। नेचुरल आप मोदी जी की ब्रांडिंग और कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, वो अलग बात है, नॉट मोदी जी, कोई भी हो। पब्लिक लाइफ में आप किसके लिए है? आप आपके लिए है या पब्लिक के लिए है? अगर पब्लिक के लिए है तो लुक लाइक अ पब्लिक, आपका ही मार्केटिंग। तो राजा है वो। देखिए, वो मैं मानता हूँ, जो आरएसएस के लोग हैं ना, वो पूरे देश के साथ यूटर्न ले रहे हैं। इनकी फिलॉसफी, सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। अरे साध्य ही है। तुमने पूरे देश में सत्ता को साध्य करने के लिए ममता को तोड़ने की कोशिश की, अपने कांग्रेस को पूरी तोड़ी, पूरे देश में शिवसेना को तोड़ी आपने। आपके लिए सत्ता साधन है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? मैं नहीं तू ही, हम व्यक्ति भक्ति वाले नहीं है, गलत लोग हैं लोग। व्यक्ति भक्ति के ही लोग हैं। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं है तो क्या हो रहा है? अभी किसका मार्केटिंग हो रहा है? हम सीधे साधे हैं, हम सादा भोजन करने वाले हैं, हमको बिना फैशन वाले कपड़े। अरे सिनेमा के एक्टर भी शर्म आए, ऐसे नौटंकी हो रही है। बिलो स्टैंडर्ड लीडरशिप है देश की, बोने लोगों के हाथ में देश चला गया। आई एम सॉरी, आई शुड नॉट से, बट आई नो कि ये देश खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बचाइए इनको। तो इन चुनाव में आपको क्या लग रहा है? आप जा रहे हैं लोगों के बीच, बड़े पैमाने पे आप यात्रा भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि 2002 में जिस एक साजिश के बाद जिस तरह से गुजरात में सत्ता हासिल दोबारा की थी, उसका कुछ खुलासा हो रहा है? सॉफ्टवेयर चेंज होने की कोई संभावना लगती है आपको? अभी जो कल पोलिंग हुआ 1 तारीख को, लो पोलिंग हुआ, 27 साल तक आपने शासन दिया हो, तो इतना प्रेम हो, इतने काम हुआ, तो हम सामने जाकर वोट करेंगे। सामने क्यों घर घर भीख मांगते? क्यों आप घर घर जाकर भीख मांगते हैं? 27 साल के बाद आपको क्यों घूमना पड़ता है, रोड शो वॉट नॉट? हर बार एम्बुलेंस आती है। देखिए, वो मैनेज होता है। आई एम सॉरी, एम्बुलेंस नहीं आती है। गांधीनगर भी एम्बुलेंस लाई गई थी, ये भी एम्बुलेंस लाई, मार्केटिंग है, एम्बुलेंस नहीं आई। और एम्बुलेंस आई हो तो जाए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों रोकते हैं उसको? पेशेंट है उसमें, उसका मार्केटिंग करना है क्या? एम्बुलेंस को जाने दिया, मतलब ये न्यूज़ बनाने हैं। न्यूज़ की ये गवर्नमेंट न्यूज़ वाली है, ये मार्केटिंग होता है। जाए एम्बुलेंस, पेशेंट सीरियस है तो जाएगी। उसमें आपने क्या ओब्लाइज किया? आपने उस पेशेंट को क्या कर दिया कि हाँ हमने एम्बुलेंस जाने दी? अगर नहीं जाने दी तो न्यूज़ बनते हैं, जाने दी कि न्यूज़ बनती है इनको? तो अरे जाने देनी है इनको। देखिए, पूरी नौटंकी है। लोग आपको लगता है कि रोड शो और ये सारा, जो क्योंकि मोदी जी ने पूरे की खुद गृह मंत्री, कैबिनेट, सारे सीएम, इस समय देश में कोई और काम नहीं है, सब लोग गुजरात में हैं, तो ऐसी क्या आफत आ गई? देखिए, लोगों को नफरत है इस पार्टी से, बीजेपी से उब गए हैं। इसलिए पूरे देश की कॉरपोरेट हाउसेज यहाँ, पूरे देश के बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, पूरी दुनिया यहाँ, और इतने लोग यहाँ लगे हैं, तो क्या कौन सा पाप किया है आपने? अगर गुजरात आपके पास रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कैसे भी पावर ग्रैब करना है। और करोड़ों रुपये रोज ऐड आप देखिए। ये तो चुनाव की ऐड, उसके पहले देखा गवर्नमेंट की ऐड। गवर्नमेंट ने कुछ किया तो क्या बीजेपी के अपने पैसे से किया? मुफ्त कोई देने वाला है तो अपने पैसे से कोई देने वाला है क्या? वो जो टैक्स आता है सरकार की ट्रेजरी में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमने ये किया, वो किया, क्यों नहीं किया? और विकास नाम की चीज़ जो है ना, 15 साल का लड़का 10 साल के बाद 25 साल का होगा। 25 साल के बाद अगर उसको दाढ़ी या मूछ नहीं निकली है ना, तब हमको डाउट लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। ये रूटीन विकास है। 15 के बाद 25 साल का उसको होना ही है, दाढ़ी मूछ निकलना है। नहीं निकलती है तब तकलीफ है। कौन सा विकास किया आपने? राइटिंग का विकास किया, महंगाई का विकास किया, डीजल तेल के भाव बढ़ाने में, गैस का बाटला में विकास किया।
पेपर फोड़ने में स्टूडेंट के उसमें विकास किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसमें विकास किया, महिलाओं को रेप करने में उसमें विकास किया, दारू बेचने में बुटलेगर को मदद करने में उसमें विकास किया, करप्शन में विकास किया। क्या विकास किया आपने? पूरी देश की जितनी वार्ड है सब बीजेपी में है। कोई भी चोर आदमी आएगा बीजेपी के पानी से अपना पहनेगा, केस पवित्र हो जाएगा। ये है। एक आखिरी सवाल, आपके बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, सीट मिली है, कहीं आपको अंदर से लगता है कि अगर ये जो 2002 का सच है, जो आपका कहना है कि साजिश थी, और साजिश उन लोगों की थी जो सत्ता में थे और बाद में सत्ता में आए, यानी सीधे सीधे मोदी सरकार पर आप बात उठ रहे हैं, अगर ये आप पहले बोलते तो कुछ परिवर्तन होता, कुछ ज़्यादा एक सच इंसाफ हो पाता 2002 के नरसंहार का? 2002 में भी बोला था, 2007 में भी बोला था, 2012 भी बोला था, और 2017 में हमने पुलवामा का भी बोला था, ओपनली बोला था। पुलवामा के बारे में जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला था बोला था, और सर्जिकल स्ट्राइक, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो रूटीन है इंडियन आर्मी के लिए। रूटीन है, कोई प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। क्या बकवास है? आर्मी के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगा। प्रधानमंत्री का कहना सर्जिकल स्ट्राइक होना है, तो सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई? 260 मर गए, किसने गिने? मतलब ये मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक रूटीन है। और जम्मू का इलाका जो है ना उस समय छाम वाला, मैं तो पूरा घुमा हूँ आर्मी के साथ रहकर, तो क्राउडिंग से जाना पड़ता है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक तो एक कमरा है, इसमें ग्लास उन्होंने बताया था कि वो बादल थे, बादल का कवर मिल गया था, इसलिए पता मतलब नहीं ये चला। कवर वाला मामला है। नन ऑफ विद तो प्राइम मिनिस्टर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की विदाई करना पीएम का धंधा नहीं है। कोई कॉरपोरेशन के चुनाव में पीएम का धंधा नहीं है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, मेरे को याद है। कभी कभी मेरे पार्टी का कैंडिडेट कोई खड़ा है बाई इलेक्शन में, तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, एक पार्टी का नहीं हो। ये तो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी एक फैक्शन के प्रधानमंत्री है, देश के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी में विद इन एक सेक्शन जो है इनके प्रधानमंत्री, बिलो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री। डिवैल्यूएशन हुआ प्रधानमंत्री का 8 साल में। तो इस बार जब आपका क्या लग रहा है कि 2022 में गुजरात कहाँ? अंडर करंट जो है ना, जो इमरजेंसी में अंडर करंट मैं देख रहा था 77 का, 77 का, वही अंडर करंट मैं एंटी बीजेपी गुजरात में देख रहा हूँ। हो सकता है कोई पॉकेट्स हिंदू बन जाए, हो सकता है अपने पेट के ऊपर, अपने बच्चे के बेकारी के ऊपर, मेघवारी के ऊपर हिंदू दिमाग सवार हो जाए, कुछ पॉकेट्स में हो सकता है। लेकिन आमतौर पर बेसिकली गुजराती जो है ना इतना दुखी है, और साइलेंटली वो क्रांति करेगा ऐसा मेरे को लगता है। मैं बीजेपी की मेजोरिटी नहीं देख रहा हूँ। लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को इतना दुख है बियॉन्ड इमेजिन। किसान लोग अपघात करते हैं, किसान को भाव नहीं मिलते। मतलब दुख की कोई परिसीमा नहीं है। कोई भी सेक्शन सुखी नहीं है। अगर सुखी होता तो इनको घर घर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। भीख मांगते वोट के लिए, ये करो वो करो, करोड़ों रुपया खर्चा करो, कैसे भी करो। बीजेपी भरोसा नहीं है इनको हमारे पर। हमको लगता है कि बीजेपी बहुमत में नहीं आ रही? नहीं आएगी, 80 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अहम खास बात शंकर जी ने हमारे साथ कही, और निश्चित तौर पे जब परिणाम सामने आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 2002 को लेकर जिस तरह की बातें, जिस तरह से भाजपा ने पूरी कोशिश की कि 2022 का चुनाव वो 2002 में गुजरात में हुए नरसंहार पर केंद्रित करके, हिंदू वोटों को केंद्रित करके, ध्रुवीकरण करके करेगी, उसका एक बहुत माकूल जवाब शंकर जी ने दिया कि यह एक साजिश थी सत्ता में बने रहने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इस साजिश को रचा उन लोगों ने जिनके हाथ उस समय गुजरात में सत्ता थी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए।